हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और मैं राजीव कुमार दास आप लोगों के समक्ष जो पेपर 1 है जीएस का, उसमें मैं आपको पहले ही बताया रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं पहले प्रतिदिन एक करेंट अफेयर्स का कराता था, लेकिन अब चूँकि जान ही रहे हैं कि 14-15 नवंबर तक रिजल्ट आ ही जाएगा, तो उधर समय भी आपका बहुत ही कम बचेगा। तो मैं आप लोगों की जो है मदद करने के लिए एक नया पहल स्टार्ट किया हूँ कि प्रतिदिन आपको वीडियो जो है, जो नोट्स होगा उसमें जो सहायक सामग्री के तौर पर ये प्रस्तुत करूँगा। तो यदि एक वीडियो यदि प्रस्तुत करते हैं या एक नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं तो उससे कंप्लीट होने की संभावना काफ़ी कम लग रही है। तो मैं प्रतिदिन एक सुबह, एक शाम और साथ ही साथ सांख्यिकी का क्लास 4 बजे मैं लाइव आप लोगों के समक्ष कराता हूं। तो आप जो है सांख्यिकी क्लास में भी जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ प्रतिदिन 2 नोट्स भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो हमारे रेडियंट कंपटीशन क्लासेस का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से भी ले सकते हैं। तो आप लोगों के हित में मैं एक छोटा सा पहल स्टार्ट किया हूं। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल है, जवाहरलाल नेहरू की पंचशील की संकल्पना का वर्णन करें। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक 3 इसमें टिप्पणी लिखने के लिए बोला जाता है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं या फिर पंचशील की संकल्पना के बारे में यदि पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। यह आलोचनात्मक मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बहुत पहले नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था कि आत्मकल्याण के लिए प्रत्येक राष्ट्र को बृहत स्तर पर आभासी सहयोग को बढ़ाना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाली घोर विपत्तियों अथवा कष्टों से बचा जा सके, और अपना नवनिर्माण दूसरों की स्वतंत्रता के आधार पर करना चाहिए। ये उन्होंने लिखा था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। उन्होंने तर्क दिया कि सबसे बड़ा विचार जो कि धीरे धीरे पूरे विश्व के लोगों के मन मस्तिष्क में घर करता जा रहा है वह है युद्ध की निरर्थकता। यानी कि युद्ध की निरर्थकता जो है, यानी कि सब जान रहे हैं कि युद्ध से कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि युद्ध किसी भी बड़ी समस्या का समाधान नहीं करता बल्कि समस्या को और बढ़ा देता है। जैसे भी हो, जटिल तथा कठिन समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहिए। नेहरू ने बताया कि यद्यपि यह कहना एक अतिशयोक्ति होगी कि विश्व नीतियों से भिन्न एक नीति का निर्माण कर लिया है, तथापि इस दिशा या संदर्भ में भारत का योगदान है पंचशील का सिद्धांत। ये पंचशील का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नेहरू जी के द्वारा प्रतिपादित है। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन जो है, प्रतिपादन भी भारत की शांति प्रियता का द्योतक है। यानी कि पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन भी जो किया गया था सिर्फ एक शांति स्थापित करने के लिए किया गया था। 1954 के बाद से भारत की विदेश नीति को पंचशील के सिद्धांतों ने एक नई दिशा प्रदान की, और पंचशील से अभिप्राय है आचरण के 5 सिद्धांत। आप यहाँ से डायरेक्ट आप अपना लैंग्वेज, मैं आपको पहले भी बताया था कि जितना भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ नोट्स, इसमें आप अपने लैंग्वेज के हिसाब ना यहाँ पर आप क्या कीजिए, एक थॉट डेवलप कीजिए कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। आप यहाँ पर एक थॉट डेवलप कीजिए और इसका इम्प्लीमेंटेशन आप अपने हिसाब से कीजिएगा। तो पंचशील से अभिप्राय, पंचशील का मतलब, पंचशील से तात्पर्य क्या है, आचरण के 5 सिद्धांत। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में ये व्रत एक व्यक्ति के लिए होते हैं, उसी प्रकार आधुनिक पंचशील के सिद्धांतों द्वारा राष्ट्रों के लिए एक दूसरे के साथ आचरण के नियम निश्चित किए गए हैं। यहाँ पर व्यक्ति के लिए ये 5 सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे राष्ट्र के लिए ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत निम्नलिखित प्रकार से हैं। यानी कि ये पंच सिद्धांत जो है ये क्या क्या चीज है, तो सबसे पहले आप पहला देखिएगा, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। यानी पहला आपके अंदर होना चाहिए एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं सर्वोच्चता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना होनी चाहिए, पहला हो गया। दूसरा है
अनाक्रमण, यानी कि अनाक्रमण, अ मतलब नहीं, आक्रमण का मतलब आक्रमण या हमला, यानी कि आप जो है बिना वजह से आप किसी पर हमला नहीं कीजिए और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, यानी कि आंतरिक जो भी मामला होगा एक देश का, उसके आंतरिक जो है मामले में हस्तक्षेप किसी भी दूसरी कंट्री को नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिएगा चौथा क्या है, समानता एवं पारस्परिक लाभ, यानी समानता एवं पारस्परिक लाभ चौथा है। और पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इस प्रकार ये 5 सिद्धांत जो है ये किसी व्यक्तिगत या व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि ये क्या है, राष्ट्र के लिए है। एक दूसरे राष्ट्र के प्रति जो आपस की बात होती है, इसको हम लोग पंचशील के नाम से जानते हैं। तो पंचशील के इन सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 को किया गया था। कब किया गया था? 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते में किया गया था। 28 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई तथा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचशील में अपने विश्वास को दोहराया था। यानी कि आपको पूछा जा सकता है कि जिस समय पंचशील सिद्धांत अपनाया गया था उस समय प्रधानमंत्री जो चीन का था वो कौन था? चाउ एन लाई था, ये भी याद रखिएगा। इसके उपरांत एशिया के प्राय सभी देशों ने पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार किया था। यानी कि इसके उपरांत एशिया के प्राय सभी देशों ने पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया। अप्रैल 1955 में बांडुंग सम्मेलन में पंचशील के इन सिद्धांतों को पुनः विस्तृत रूप प्रदान किया गया। बांडुंग इंडोनेशिया के अंदर है, आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा बांडुंग सम्मेलन के बाद विश्व के अधिसंख्य राष्ट्रों ने पंचशील के सिद्धांतों को मान्यता दी और उनमें आस्था प्रकट की। पंचशील के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए निसंदेह आदर्श भूमिका का निर्माण करते हैं। मैं तो समझता हूं कि आप यदि 1 से 2 बार वीडियो को आप सुन लीजिएगा, आराम से सो जाइएगा, उसके बावजूद भी सुनते रहिएगा तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो पंचशील के सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए निसंदेह आदर्श भूमिका का निर्माण करते हैं। ये सिद्धांत आपसी विश्वास के सिद्धांत हैं। नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि यदि इन सिद्धांतों को सभी देश मान्यता दे दे तो आधुनिक विश्व की अनेक समस्याओं का निदान मिल जाएगा। पंचशील के सिद्धांत आदर्श हैं जिन्हें यथार्थ जीवन में उतारा जाना चाहिए। इनमें हमें नैतिक शक्ति मिलती, इनसे हमें नैतिक शक्ति मिलती है और नैतिकता के बल पर हम अन्याय और आक्रमण का प्रतिकार कर सकते हैं। आलोचकों का कहना है कि भारत चीन संबंधों की पृष्ठभूमि में पंचशील एक अत्यंत असफल सिद्धांत सिद्ध हुआ। इसके द्वारा भारत ने तिब्बत में चीन की सर्वोत्तम सत्ता को स्वीकार करके तिब्बत की स्वायत्तता के अपहरण में चीन का समर्थन किया था। देखिए, ये आलोचनात्मक जो आलोचना करने वाले होते हैं, ये उनका नजरिया है। इसकी आलोचना करते हुए आचार्य कृपलानी ने कहा था कि यह महान सिद्धांत पाप पूर्ण परिस्थितियों की उपज है, क्योंकि यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से हमारे साथ संबद्ध एक प्राचीन राष्ट्र के विनाश पर हमारी स्वीकृति पाने के लिए प्रतिपादित किया गया था। तो इस प्रकार ये पंचशील का सिद्धांत के बारे में आप आराम से लिख सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपका कंसेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।